मैम may I come in? यस प्लीज कम इन। गुड इवनिंग मैम। गुड गुड इवनिंग सर। बैठिए। थैंक यू मैम। प्रशांत जी, जी मैम। सारे कोविड नियमों का पालन कर रहे हैं हम लोग, जी मैम। तो आप अपना मास्क उतार सकते हैं। थैंक यू मैम। प्रशांत जी, अपने बारे में कुछ बताइए। मैम मेरा नाम प्रशांत सिंह है। मैं जिला सीतापुर उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। मैंने अपनी 10th और 12th की एजुकेशन JLMDJ इंटर कॉलेज खैराबाद सीतापुर से की है। इसके बाद मैंने स्नातक HBSc एग्रीकल्चर आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या से किया है। इसके बाद से मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें आप किसी विशेष पद के लिए तो नहीं जा रहे हैं, मतलब समस्त पदों के लिए आपने अप्लाई किया? मेरा एग्रीकल्चर के लिए एग्रीकल्चर के लिए है। ठीक है, आपने आचार्य नरेंद्र देव विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है। आचार्य नरेंद्र देव कौन थे? मैम आचार्य नरेंद्र देव जी एक स्वतंत्रता सेनानी थे, एक बहुत बड़े फिलासफर भी थे। ये कांग्रेस समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे, जिसकी स्थापना इन्होंने 1934 के आसपास की थी। अच्छा। इनका जन्म भी मैम सीतापुर में ही हुआ था। सीतापुर में हुआ था। ठीक है। सीतापुर की जो प्रमुख फसलें हैं वो कौन कौन सी हैं? मैम सीतापुर में मुख्यतः गन्ना, गेहूं, धान और इसमें मेंथा की भी खेती की जा रही है। अच्छा, तो गन्ना वहाँ बहुतायत से उगता है, तो वहाँ गन्ना मिलें भी होंगी, चीनी मिलें भी होंगी। कितनी चीनी मिले हैं? मैम सीतापुर में 5 चीनी मिले हैं। 5 हैं। कौन कौन सी? मैम जवाहरपुर चीनी मिल जो हमारे पड़ोस में ही पड़ता, घर के पड़ोस में ही है। एक हर गांव में चीनी मिल है। और मैम एग्जैक्ट नाम नहीं याद कर पा रहा। आप नाम नहीं याद कर पा, लेकिन टोटल 5 हैं। 5 हैं जी। अच्छा, ठीक है। आप मुझे बताइए कि जो चीनी मिल, आपने कभी किसी चीनी मिल का विजिट किया है? जी मैम। विजिट किया है। तो गन्ने से जो वेस्ट निकलता है उसको क्या कहते हैं? मैम उसे हिंदी में वैसे खोई कहते हैं। हाँ, खोई। उस खोई का क्या उपयोग होता है? मैम इसका जो ईंट के भट्ठे होते हैं वो लोग इसको ले लेते हैं और आग जलाने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है। उसके अलावा आपको उसका कोई इस्तेमाल पता है दफ्ती या कार्डबोर्ड वगैरह बनाने में? जी मैम उसमें भी होता है। उसमें भी होता है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के और कौन कौन से जिले हैं जो गन्ना उत्पादन में प्रमुखता पे हैं? मैम सबसे ज्यादा गन्ना लखीमपुर खीरी में होता है, फिर इसके बाद से मैम सीतापुर में होता है, और मैम पश्चिमी यूपी में भी गन्ना अधिकतर होता है। गन्ना किसानों की क्या समस्याएं देखते हैं आप? मैम जो उन्नत प्रजातियां हैं वो नहीं मिल पाती हैं किसानों को, और समय से भुगतान नहीं हो पाता है मैम। अच्छा, मुख्य रूप से 2 ही समस्या। तो ये जो समस्याएं हैं ये बहुत लंबे समय से चली आ रही हैं। जी मैम। दूर क्यों नहीं होती? क्या प्रशासन इस दिशा में ठीक से काम नहीं करता है, या कृषकों को ही नहीं पता है कि उनके क्या अधिकार हैं? क्या दिक्कत है? मैम कई बार कृषकों को भी जानकारी नहीं होती है। हाँ। और कुछ हद तक यह भी कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार व्याप्त है, लेकिन सरकार ने इसके लिए आवश्यक कदम उठाए हैं, तो इस समय कुछ हद तक ये समस्याओं का समाधान हो पा रहा है और भुगतान हो जा रहा है, लेकिन मैम उतनी जल्दी भी नहीं हो पा रहा है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं जी मैम, वो उतने समृद्ध क्यों नहीं दिखते जितने पंजाब और हरियाणा के किसान दिखते हैं? मैम उत्तर प्रदेश की सबसे पहले पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, और इससे पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण मैम जो क्षेत्र है, एक किसान के पास जितना खेत होना चाहिए उससे बहुत कम है। इसकी अपेक्षा हरियाणा और पंजाब में ज़्यादा है। ठीक है मुकेश जी, थैंक यू। प्रशांत जी, थैंक यू। प्रशांत जी, सर मुझे बताइए कि ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो क्या होता है? सर न्यूनतम समर्थन मूल्य एक न्यूनतम मूल्य होता है जिस मूल्य पर सरकार किसानों से उनकी उपज खरीदती है। अच्छा जी। तो ये हर चुनाव में एक प्रकार से राजनीति का मुद्दा कैसे बन गया है? हर चुनाव में राजनीति इसके ऊपर होनी ही होनी है, क्यों? सर जो बहुत बड़े किसान होते हैं मुख्यतः वही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेच पाते हैं, छोटे किसान नहीं बेच पाते हैं। और जो बड़े किसान होते हैं वही मुख्यतः किसान संगठन से जुड़े हुए होते हैं, तो उनका कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रभाव राजनीति को प्रभावित करते हैं। अच्छा, आज के युग में कृषि व्यवस्था में नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जा रहा है। जी सर। और ऐसा कहा जाता है कि अगर नई टेक्नोलॉजी को लाया जाए जी सर, तो हम कह सकते हैं कि बदलाव की स्थिति में हम आ जाएंगे, किसानों की जो हालत है वो पहले से और बेहतर हो जाएगी। जी सर। कैसे किया जा सकता है? सर एक तरह से जैसे हम स्मार्ट एग्रीकल्चर अपना सकते हैं। स्मार्ट एग्रीकल्चर के तहत जैसे सर सॉयल का
किसान बहुत ज़्यादा यूरिया और डीएपी यूज़ करते हैं, उर्वरक बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सॉयल हेल्थ कार्ड यदि अपनाया जाए, सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम जो कि 2016 में आई थी, उसका यदि प्रॉपर तरीके से किसानों के द्वारा उपयोग किया जाए तो हम किसानों को पता होगा कि कितना न्यूट्रिएंट हमको सॉयल में देना है। इसके अलावा सर जैसे ड्रोन का उपयोग एग्रीकल्चर में किया जा रहा है। इसके तहत किसान यह समझ सकते हैं कि किस समय उनको सिंचाई करनी है और कितनी मात्रा में सिंचाई देनी है और कितनी मात्रा में उर्वरक का प्रयोग करना है। ये सब चीज़ें सर अपनाई जा सकती है। सरकार और क्या बेहतर करे जिससे किसानों की हालत और अच्छी हो जाए? कुछ सुझाव दीजिए अगर सरकार आपसे बोलती है, क्योंकि एग्रीकल्चर आपका विषय है। जी सर। और अगर आपसे कहती है कि कुछ सुझाव दीजिए, क्या देंगे आप? सर सबसे पहले जो योजनाएं होती हैं उनका, जैसे सर लैब टू लैंड प्रोग्राम चलाया गया था, लेकिन वह उस स्तर तक उसने सफलता नहीं प्राप्त की है जहाँ तक सफलता प्राप्त करनी चाहिए थी। तो किसानों को इसके बारे में, जैसे किसान की क्या समस्याएं हैं इसके बारे में, और सरकार जो भी कर रही है इसके बीच में एक गैप होता है। तो किसानों को इनकी जो स्कीम्स होती हैं इनके बारे में जानकारी नहीं होती है। जैसे उन्नत प्रजातियां जो होती हैं उसके बारे में भी जानकारी कैसे नहीं करेंगे जानकारी? कैसे क्या किया जा सके ताकि जानकारी पहुंचे? सर जैसे एग्रीकल्चर के फील्ड में हर डिस्ट्रिक्ट में लगभग केवीके की स्थापना की गई है, कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई है। वहाँ पर एक्सटेंशन वर्कर होते हैं, तो उनकी मुख्य रूप से जिम्मेदारी होती है कि वो किसानों तक जाएं और इनका प्रचार प्रसार करें, इनके बारे में किसानों को बताएं। ऑर्गेनिक फूड क्या होता है? ऑर्गेनिक सब्जियां क्या होती हैं? सर ऑर्गेनिक फूड वो होता है जिसमें जिसको उगाने में रसायन का प्रयोग नहीं किया जाता है, बिना रासायनिक खेती के वो उगाए जाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम लोग को ऑर्गेनिक फूड की तरफ बढ़ना चाहिए, क्यों? सर एक तो जो हम रासायनिक खेती कर रहे हैं या हेल्थ को भी सबसे ज़्यादा जो इसका दुष्प्रभाव है वो हेल्थ पे हो रहा है। और दूसरी बात, हमको यूरिया तो हमारे यहाँ हो जाता है, लेकिन हम पोटास के लिए हम आयात पर निर्भर हैं। उसके लिए हमको सबसे ज़्यादा पोटास आयात करना पड़ता है, जिसका प्रभाव हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट पर भी पड़ता है। ऑर्गेनिक खेती यदि हम करेंगे तो ऑर्गेनिक मटेरियल से की जा सकती है, जिससे हम एक तरह से अपने यहाँ के। तो किस राज्य से हम लोग को सीखने की जरूरत है इसके संदर्भ में? सर सबसे पहले सिक्किम, जो कि भारत का सबसे पहले राज्य बना था ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का, वो विश्व का भी पहला राज्य है। थैंक यू जेंटलमैन, थैंक यू सर। अभी आपने जिक्र किया सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम का। जी सर। ये कितने पैरामीटर्स पे सॉयल हेल्थ जज की जाती है? सर इसमें 12 पैरामीटर होते हैं। कौन से होते हैं? 9 पैरामीटर न्यूट्रिएंट्स के होते हैं। हाँ। और 3 पैरामीटर, जैसे एक पीएच का होता है। हाँ। एक ईसी का होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। हाँ। तीसरा ऑर्गेनिक मैटर का होता है, और इसमें 9 न्यूट्रिएंट के होते हैं। अच्छा, और लाभ इससे क्या होगा कि किस तरीके से लाभ उठा पाएंगे? जैसे सर नाइट्रोजन भी उसमें एक न्यूट्रिएंट होता है। हाँ। और किसान यूरिया का बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं। हाँ। तो यदि हम उस सॉइल टेस्ट कराएंगे तो पता चलेगा कि नाइट्रोजन उसमें पर्याप्त मात्रा में है सॉइल में, तो यूरिया की ज्यादा आवश्यकता की जरूरत नहीं है, कम मात्रा में यूरिया प्रयोग की जा सकती है। तो मतलब कुल मिलाकर फर्टिलाइजर्स के यूज को जो है उसको मैनेज करने के लिए सॉइल हेल्थ प्रोग्राम चलाया जा रहा है। जैसे फर्टिलाइजर भी हो सकता है, जो सॉइल अम्लीय मृदाएं होती हैं उनके लिए भी उपयोग हो सकता है। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। आप गार्डनिंग का शौक रखते हैं, किचन गार्डनिंग। फार्मिंग और गार्डनिंग में 5 अंतर बताइए। सर फार्मिंग लार्ज स्केल पे की जाती है, लेकिन गार्डनिंग कोई ज़रूरी नहीं है कि लार्ज स्केल पे ही की जाए, वो घर पर भी की जा सकती है। और सर मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। आप गार्डनिंग करते हैं, एग्रीकल्चर आपने पढ़ा है। जी सर। 5 अंतर बताना तो बड़ा आसान काम। जी सर। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं बता पा रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि कुछ इस तरह के रिपोर्ट्स भी हैं कि भारत से जो उत्पादित जो अन्न है, जिसमें गेहूं चावल है, इसको विदेशों में पसंद नहीं किया जाता है। जी सर। तो मूल वजह क्या है कि प्राथमिकता भारतीय खाद्य पदार्थों, बल्कि वियतनाम और अन्य देशों से जैसे चावल है। जी सर। तो प्रेफरेंस उनके चावल को मिलता है, हमारे चावल को नहीं मिलता है। सर इसमें मुख्य रूप से जैसे हाल ही में अभी एक घटना घटी कि तुर्की ने भारत का गेहूं वापस कर दिया था। तो उसमें मुख्य रूप से उन्होंने फाइटोसैनिटरी मेजर्स बताया कि इसमें एक वायरस है, रूबेला वायरस है। तो और ऐसे आम भी होता है, यूरोपीय कंट्रीज में हमारा आम भी जो है वापस कर दिया जाता है। उसमें वो ये बताते हैं कि इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड ज़्यादा है। अभी चाय भी हमारी चाय थी उसको भी रोक दिया गया था, उसमें बताया गया था कि इंसेक्टिसाइड ज़्यादा है। तो यही सर मुख्य रूप से जो फाइटोसैनिटरी मेजर्स होते हैं
कि इंसेक्ट हो सकते हैं, और रासायनों का इंसेक्टिसाइड का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, पेस्टिसाइड का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो फिर अगर ऐसी स्थिति है और विश्व में हमारे लिए मार्केट क्रिएट नहीं होगा, जी सर। तो हम कृषि आय को दुगना कैसे करेंगे? जी सर, इस पे क्या हम उपाय बता सकते हैं? सर जो पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का यूज़ किया जा रहा है, इनको कम मात्रा में किया जाना चाहिए। अच्छा, आप ये बताइए, कृषि में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा सकता है पेस्टिसाइड्स को कंट्रोल करने के लिए? इसके बारे में कुछ जानकारी है? सर जी सर, किया जा सकता है। कहाँ हो रहा है? सर इसके बारे में मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कहाँ हो। अच्छा चलिए, फूड सिक्योरिटी और कृषि में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ इस्तेमाल की जा सकती है? एक तो पेस्टिसाइड है, हो सकता है, और एक सर न्यूट्रेंट किस स्तर तक देने हैं, एक इसमें की जा सकती है, और सर मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। चलिए, अच्छा कोई बात नहीं सोच पा रहे हैं। अच्छा, कृषि आय भारत के अंदर जी सर। कृषि आय पर टैक्स लगाना, ये किसके अधिकार क्षेत्र का मामला है, केंद्र या राज्य? सर राज्य के अधिकार क्षेत्र का मामला है। तो सामान्य तौर से कोई राज्य कृषि आय पर कर नहीं लगाता है, क्यों? क्योंकि सर मुख्य रूप से देखा जाए तो हमारे भारत में 86% किसान जो स्मॉल एंड मार्जिनल हैं, उनकी आय ही बहुत कम होती है। अच्छा, पिछले 70 सालों में हम लोग अधिकांशतः, जब से आप युवा अवस्था में पहुंच रहे होंगे, जब से आपने पढ़ाई शुरू की होगी, जी सर, 2015 के बाद से आप इस विषय पर तो कम से कम समझ आपकी भी हो गई है 7 सालों से, कि भारत में हम यही सुन रहे हैं कि ये चुनौती के रूप में मौजूद है कि कृषि जो छोटे हैं, हम विपणन की समस्या है, गोदाम नहीं है। क्या क्या प्रयास किए गए हैं और क्या प्रयास किए जाने चाहिए? सर जैसे बीमा, फसलों की सुरक्षा के लिए फसल बीमा योजना लाई गई, जो कि काफ़ी पहले से चली आ रही है, और अभी सॉयल हेल्थ कार्ड की बात की गई है, और विपणन के लिए APMC की बात की गई है, और सर वैरायटीज़ के लिए जो खंड ब्लॉक स्तर पर जो है बीज अवेलेबल कराया जाता है किसानों को, और योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए KVK की स्थापना की जा चुकी है। और आप क्या सुझाव और देना पसंद करेंगे? सर व्यवहारिक स्तर पर अभी ज़्यादा काम नहीं हुआ है, जो कि होना चाहिए। जैसे सर वही KVK के स्तर पर बहुत सारे वैज्ञानिक होते हैं, एक्सटेंशन वर्कर होते हैं, लेकिन एक गैप बना रहता है किसानों और वैज्ञानिकों के बीच में। उस गैप को कैसे दूर किया जाए? सर किसानों को सर गोष्ठी आयोजित की जा सकती हैं, गांव-गांव में, हर ग्राम सभा में गोष्ठी आयोजित की जा सकती हैं, उसके तहत को बताया जा सकता है। चलिए, बहुत बढ़िया। प्रशांत जी, माइक्रोग्रीन्स क्या होते हैं? मैम माइक्रोग्रेन्स नहीं सुना आपने? अच्छा, मृदाएं कितने प्रकार की होती हैं? मैम जो ICR ने डिवाइड किया है, 10 प्रकार की मृदाएं बताई हैं, जैसे मैम लेटराइट सॉयल, एल्यूवियल सॉयल, रेड सॉयल, माउंटेन सॉयल, ब्लैक सॉयल, इसी प्रकार मैम 10 प्रकार की। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं? उत्तर प्रदेश में मैम मुख्य रूप से एल्यूवियल सॉयल पाई जाती है, और जैसे यदि इसका प्रकार देखें तो सैंडी लोम प्रकार की होती है। अच्छा, और प्रमुख चावल की किस्में कौन कौन सी हैं जो उत्तर प्रदेश में पैदा होती हैं? मैम अभी तक जो मुख्य रूप से उगाई जा रही थी वो सरजू 52 उगाई जा रही थी। इस समय मैम एराई 64-44 किस्म मुख्य रूप से उगाई जा रही है। अच्छा, प्रमुख फसलें उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी हैं, गन्ना और चावल के अलावा? मैम गेहूं है और मेंथा है, और मैम सब्जियों में बात करें तो आलू की भी खेती होती है। अच्छा, मेंथा ऑयल जो है ना, वो बनाने के वो छोटे छोटे प्लांट गांवों में जगह जगह पे लगे होते हैं। जी मैम। हर बार ऐसा होता है कि कुछ दुर्घटनाएं, हर सीजन में कुछ दुर्घटनाएं सुनने में आती हैं कि वो बॉयलर फट गया और ऐसा हो गया। क्यों होता है ऐसा? मैम इसके बारे में आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है? अच्छा, कृषि क्षेत्र में कौन सा एक बदलाव आप अपनी शक्तियों के अंतर्गत बताइएगा, कौन सा एक बदलाव आप करेंगे अगर आपको इस विभाग में काम करने का मौका मिला सबसे पहले? मैम सबसे पहले मैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पर काम करना चाहूँगा। अच्छा, ठीक है प्रशांत जी, आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, आप जा सकते हैं। थैंक यू। प्रशांत जी, मैम कैसा लगा इंटरव्यू देकर? मैम अच्छा है, कहीं कहीं जानकारी की कमी है, जैसे मैम एग्रीकल्चर की ही जानकारी की कमी है, जैसे मैम आपने कुछ क्वेश्चन पूछा, सर ने कुछ क्वेश्चन पूछा। कोई बात नहीं,
हम तो यहाँ बैठे ही हैं तब तक सवाल पूछने के लिए जब तक आप रुक न जाएं, वो कोई समस्या नहीं है। आप बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, आपको अच्छी जानकारी है। माइक्रोग्रीन्स कोई ऐसी तोप चीज नहीं है, वो ऑब्जर्वेशन से देखी गई चीज है जो हमने देख ली है, आपकी नजरों से अभी तक बची हुई है। आप जिस दिन देख लेंगे आप भी बता देंगे। बड़े होटल्स या रेस्टोरेंट्स में आप जाइए तो जो हर्ब्स वो डिशेस में डालते हैं, वो छोटे छोटे प्लांट्स जो होते हैं ना प्लांटर्स, उसमें लगा लेते हैं छोटे छोटे, उसी में से निकाल के डाल देते हैं, उसको माइक्रोग्रीन्स का नाम दे देते हैं। और वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। आपको अच्छी समझ है अपने विषय की भी, और आपकी जो गार्डनिंग का है। सबसे मेन बात पता है क्या है, आपने कोई फैक्ट मिस नहीं किया, जी मैम। है ना, ये आपका प्लस पॉइंट है। और आप जिस पद के लिए जा रहे हैं, हम सब तीनों लोगों को लग रहा है कि आप उसमें सफल होंगे। ठीक है, कोई सवाल जो आप पूछना चाहेंगे? मैम शुरुआत में मैं नर्वस हो जाता हूँ थोड़ा। नहीं, हमें तो नहीं लगा। आपकी एंट्री अच्छी थी, आपने अभिवादन अच्छे से किया, बैठे आप अच्छे से, हैंड मूवमेंट भी ठीक था, और आपकी पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी है। शुरू में भी जब आप बैठे थे तब भी आपके चेहरे पे एक सौम्यता थी, और आपने उसको अंत तक आप उसको लेके गए। हमें नहीं महसूस हुआ कि आप नर्वस हैं। हमें जरा सा भी महसूस हो जाता आप नर्वस हैं तो हम आपको और डराते। आपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू को दिया है, और 30 को आपका इंटरव्यू है, वहां पे भी यही बस कॉन्फिडेंस आपको बनाना है और आप जीत जाएंगे। मैम कई बार वहाँ जैसे अभी एक हमारे फ्रेंड ने इंटरव्यू दिया है आयोग में, तो कह रहे थे फैक्ट कई सारे पूछे गए तो नहीं बता पाए। वो नहीं बता पाए ना, जी पर आप तो बता ले रहे हैं, तो क्या चिंता है। तो आप जीत रहे हैं, जी। वो हार रहे हैं। नॉलेज का टेस्ट हो ठीक चुका है, है। जी। अब आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है ना। नॉलेज तो टेस्ट कर लिया इन्होंने। जी सर। तो उनके फैक्ट अगर मिस हुए तो उससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है फैक्ट मिस करके भी वो जीत भी जाएं, जी क्योंकि व्यक्तित्व परीक्षण है ना। अगर दबाव में नहीं आए होंगे तो जीत सकते हैं, वो दबाव बनाने के लिए किया जाता है और कुछ नहीं। फैक्ट तो लिख के ही आप पहुंचे ना यहाँ तक। ठीक है, ऑल द बेस्ट प्रशांत जी। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू।